साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ज्ञान की परिभाषा एवं इसके स्वरूप पर चर्चा किए थे और यह भी जाना था कि ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है। यह एक व्यापक अवधारणा है। इसे कुछ शब्दों या वाक्यों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है। साथियों, आज हम लोगों का विषय रहेगा ज्ञान का प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज। साथियों, ज्ञान का अनेक दृष्टिकोणों से विभाजन किया जा सकता है, लेकिन हम उस चर्चित दृष्टिकोण द्वारा ज्ञान को विभाजित करेंगे जो अत्यधिक चर्चा में रहा है और अनेक विवादों व समस्याओं को जन्म देता है। हम अपने सभी प्रकार के ज्ञान को भाषा के कथनों अथवा वाक्यों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इस तरह से हम अपने ज्ञान को अर्थात कथनों को अथवा सूचनाओं को आनुभविक और प्रागनुभविक दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आनुभविक ज्ञान उसे कहते हैं जिनका माध्यम प्रत्यक्ष अर्थात हमारे अपने इंद्रिय अनुभव और स्वयं के संवेदन और स्वसंवेदन होते हैं, जैसे गुलाब नीला है, मैं दुखी हूँ इत्यादि। इनका सत्यापन बाह्य या आंतरिक प्रत्यक्ष द्वारा संभव होता है। हालांकि कभी कभी ज्ञान सीधे माध्यम से प्राप्त नहीं होता, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अन्य निरीक्षण अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। जिस ज्ञान का माध्यम इंद्रियानुभव या प्रेक्षण से प्राप्त नहीं होता, अर्थात वैसा ज्ञान जो केवल चिंतन मनन अथवा विचार मात्र करने से प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को प्रागनुभविक ज्ञान कहा जाता है। तर्कशास्त्र और गणित के उदाहरण इसी के अंतर्गत आते हैं। इनके परीक्षण के लिए हमें सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अमूर्त संख्याओं एवं क्रियाओं को समझने के लिए मूर्त उदाहरणों को केवल साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम अनेक गणितीय तर्कवाक्यों को बिना उदाहरण के अर्थात बिना सीखे और बिना परीक्षण के समझ जाते हैं। जैसे 7112 और 1022 का योग 8134 है के लिए हमें किसी सत्यापन की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार तर्कशास्त्र का कथन जैसे तर्कवाक्य या तो सत्य होता है या फिर असत्य होता है के लिए अनुभव की हमें आवश्यकता नहीं होती। आनुभविक और प्रागनुभविक ज्ञान को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक अंतर यह भी जानना आवश्यक है, जैसे कोई एक मनुष्य एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता। इस कथन की सत्यता के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे प्रागनुभविक रूप से चिंतन द्वारा ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। ऐसे कथनों को अनिवार्य रूप से सत्य या असत्य माना जाता है। इसी प्रकार यह कथन जैसे मेज का एक ही हिस्सा एक साथ नीला रंग का है भी और नहीं भी है, इस तर्कवाक्य को थोड़ा सा विचार करके अनिवार्य रूप से असत्य कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार 7 और 5 का योग 12 होता है भी अनिवार्य सत्य है। और गणित और तर्कशास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण अनिवार्य रूप से जिन्हें बिना प्रेक्षण या सत्यापन के मात्र विचार अर्थात चिंतन मनन करके सत्य और असत्य बताया जा सकता है। प्रागनुभविक ज्ञान अर्थात पूर्व अनुभव से जनित ज्ञान सार्वभौम यूनिवर्सल होता है, अर्थात यदि वह सत्य है तो वह सदैव और हर स्थान पर सत्य रहेगा, जबकि आनुभविक ज्ञान में अनिवार्यता और सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती। इनकी सत्यता अथवा असत्यता आपातिक होती है। विचारक कांट मानते हैं कि सामान्य निष्कर्ष द्वारा कोई अपवाद न मिलने तक इन्हें सार्वभौम कहा जा सकता है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है
कि अनुभविक ज्ञान की सार्वभौमिकता सापेक्ष होती है, जबकि प्रागनुभविक ज्ञान की सार्वभौमिकता निरपेक्ष होती है। इस आधार पर हम इनमें भेद कर सकते हैं। प्रागनुभविक ज्ञान को अनुभव निरपेक्ष ज्ञान भी कहा जा सकता है और अनुभविक ज्ञान को अनुभव सापेक्ष ज्ञान कह सकते हैं। अनुभव निरपेक्ष से तात्पर्य अनुभव से पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। इसमें तार्किक स्वतंत्रता भी निहित रहती है। कहने का तात्पर्य है, जो कोई तर्कवाक्य अनुभवों का वर्णन करने वाले सभी तर्कवाक्यों से तार्किक रूप से स्वतंत्र रहता है, तो उस तर्कवाक्य को अनुभव निरपेक्ष तर्कवाक्य अथवा अनुभव निरपेक्ष कथन कहते हैं। और ऐसे तर्कवाक्य प्रागनुभविक होते हैं, जैसे 4 और 4 का योग 8 होता है, प्रत्येक माता स्त्री होती है, इत्यादि इत्यादि। जबकि अनुभव द्वारा प्राप्त तर्कवाक्य या फिर अनुभवों का वर्णन करने वाले तर्कवाक्यों पर तार्किक रूप से आश्रित तर्कवाक्य अनुभविक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ को काटते समय पता होता है कि पेड़ नीचे की ओर ही गिरेगा, यह प्रागनुभविक ज्ञान नहीं है, बल्कि सामान्य नियमों व प्रेक्षण पर आधारित, जैसे भौतिक पदार्थों में भार होता है और गुरुत्वाकर्षण नियम से वस्तुएं नीचे गिरती हैं आदि पर आधारित अनुभविक ज्ञान होता है। ज्ञान को एक अन्य दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिक और संश्लेषणात्मक सिंथेटिक में भी विभाजित किया जा सकता है। इस विभाजन में कथन के उद्देश्य और विधेय के बीच संबंध को देखा जाता है कि वे किस प्रकार संबंधित हैं। जब कथन में विधेय उद्देश्य में आंशिक अथवा पूर्ण रूप में सम्मिलित पाया जाता है, तो ऐसे कथनों को विश्लेषणात्मक कथन, और जब कथन में विधेय उद्देश्य के संप्रत्यय से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, तो ऐसे कथनों को संश्लेषणात्मक कथन कहते हैं। विचारक कांट के अनुसार विश्लेषणात्मक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय के बीच तादात्म्य संबंध होता है। इस प्रकार के तर्कवाक्य में विधेय उद्देश्य में समाहित होता है, कुछ नया नहीं जुड़ता, बल्कि उद्देश्य का ही पुनरावृत्ति आंशिक या पूर्ण रूप में विधेय में देखा जाता है। इनके सत्यापन के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रागनुभविक कथन होते हैं, जैसे भौतिक पदार्थों में विस्तार होता है। इस कथन में विस्तार अर्थात विधेय पहले से ही भौतिक पदार्थ अर्थात उद्देश्य में निहित होता है। इस प्रकार इनके लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती और केवल चिंतन मनन द्वारा ही इन्हें समझा जा सकता है। ऐसे कथन सदैव सत्य होते हैं। इनका असत्य होना असंभव सा होता है, इसलिए इन्हें अनिवार्य सत्य भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक कथन के और भी कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद है, मेज मेज है, बरसात का दिन गीला होता है, माता स्त्री होती है, बर्फ जमा हुआ पानी है, इत्यादि। इन कथनों का निषेध तर्कतः असंभव होता है। इसके विपरीत संश्लेषणात्मक कथन में विधेय उद्देश्य के विषय में नवीन जानकारी देता है, इसलिए इनका सत्यापन अनुभव के द्वारा होता है। सभी प्रकार के अनुभविक ज्ञान इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं, जैसे भौतिक पदार्थ भार युक्त होते हैं। इस कथन में भौतिक पदार्थ अर्थात उद्देश्य के संदर्भ में नवीन ज्ञान भार युक्त अर्थात विधेय में बताया गया है। ऐसे कथनों की सत्यता अनुभव पर आश्रित होती है। इसी कारण ये आपातिक कथन होते हैं और भी उदाहरणों द्वारा इन्हें स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे बारिश का दिन ठंडा दिन होता है इत्यादि। इनका निषेध तर्कतः संभव अर्थात लॉजिकली पॉसिबल होता है।
ऐसे कथन हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं। विश्लेषणात्मक कथन की परिभाषा के संदर्भ में एजे एयर कहते हैं, यदि किसी तर्कवाक्य की प्रामाणिकता उसमें प्रयुक्त शब्दों या चिन्हों की परिभाषाओं या अर्थों पर ही निर्भर करती हो तो वह तर्कवाक्य अथवा कथन विश्लेषणात्मक होता है। इस प्रकार यदि कोई वाक्य की सत्यता उस वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों पर ही आश्रित हो और उस तर्कवाक्य का निषेध असंभव हो तो ऐसे तर्कवाक्य विश्लेषणात्मक होते हैं। आधुनिक शब्दों में इन्हें पुनर्कथन अर्थात टोटोलॉजी भी कहा जाता है। ऐसे कथन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अपने आकार और संरचना के कारण ही सत्य होते हैं, जैसे बिल्ली काली है आदि। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार ऐसे विश्लेषणात्मक कथन अपने आकार और संरचना के साथ साथ कथन में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के आधार पर भी इनकी सत्यता निर्भर करती है। जैसे पर्वत एक भौतिक पदार्थ है, पिता अपने पुत्र से उम्र में बड़ा है, जैसे इत्यादि। पुनर्कथन के इस आधुनिक विस्तृत परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समस्त विश्लेषणात्मक तर्कवाक्य पुनर्कथन ही होते हैं। ये तर्कवाक्य हमें तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान नहीं करते। एयर कहते हैं, गणित एवं तर्कशास्त्र की मान्यताएं विश्लेषणात्मक अथवा पुनरुक्ति मात्र होती है। इस प्रकार दो भिन्न दृष्टिकोण प्रागनुभविक और अनुभविक तथा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक के माध्यम से हम ज्ञान के भेद को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या इनके बीच कोई संबंध भी होता है? उत्तर है हाँ, हम इन्हें 4 संभावनाओं में अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला अनुभविक संश्लेषणात्मक, दूसरा प्रागनुभविक विश्लेषणात्मक, तीसरा प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक और चौथा अनुभविक विश्लेषणात्मक। लेकिन चौथे प्रकार की संभावना तर्कतः संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्लेषणात्मक या प्रागनुभविक के साथ साथ अनुभविक कहते हैं तो यह एक विरोधाभास सा होगा। लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवादी ह्यूम और कांट दो संभावनाओं अनुभविक संश्लेषणात्मक और प्रागनुभविक विश्लेषणात्मक पर सहमत दिखलाई पड़ते हैं। जैसे यह फूल पीला है, यह कथन अनुभविक और संश्लेषणात्मक दोनों है। इसी प्रकार सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद है, यह कथन प्रागनुभविक के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी है। परंतु तीसरी प्रकार की जो संभावना प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक को भी विचारक कांट स्वीकार करते हैं। कांट का मानना है यह संभावना भी ज्ञान के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। लगभग समस्त गणित, सभी प्राकृतिक विज्ञान एवं नैतिक दर्शन इसी संभावना के अंतर्गत वैध हो जाते हैं। जैसे सीधी रेखा दो बिंदुओं के बीच खींची जाने वाली सबसे छोटी रेखा होती है। प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। 5 और 4 का योग 9 होता है इत्यादि। ये सभी कथन अथवा वाक्य अनुभविक न होते हुए भी तथ्यात्मक विषय वस्तु रखते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। कांट ने इस संभावना को स्वीकृति देकर द्विविभाजन को त्रिविभाजन में बदल दिया है। लेकिन फिर भी यह संभावना प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक विवाद का विषय बना हुआ है। साथियों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में ज्ञान के विविध प्रकारों के विषय में चर्चा किया है और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया है। साथियों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ज्ञान मीमांसा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञान की उत्पत्ति के साधनों पर चर्चा करेंगे। आखिर ज्ञान के क्या क्या स्रोत होते हैं, अर्थात हमें ज्ञान की प्राप्ति किन किन माध्यमों से होती है,
इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार।